आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना के ड्रोन स्वार्म्स के बारे में और कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। कल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे था और दिल्ली में फील्ड मार्शल करियप्पा ग्राउंड में इंडियन आर्मी ने अपने ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी का एक काफी बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। काफी लोगों के लिए यह काफी बड़ा सरप्राइज था, लेकिन हम लोग इस चीज के बारे में पहले बात कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के एक वीडियो में इसकी फुटेज पहले आ चुकी है और उस दौरान हम लोगों ने एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। आज के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान 75 ड्रोन्स का एक स्वार्म एक प्री डिफाइंड टारगेट को न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, यानी कि यहाँ पर लाइव वॉरहेड्स का प्रयोग नहीं किया गया था और ये 75 ड्रोन्स ऑटोनोमस मोड में उड़ रहे थे। यहाँ पर ऑटोनोमस को भी समझना थोड़ा जरूरी है। आमतौर पर जो क्वाडकॉप्टर आपको दिखाई पड़ते हैं या आप मार्केट में जाके खरीदते हैं, उनको कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है और अगर वो किसी चीज से टकरा जाते हैं तो वो वहीं गिर जाते हैं। इन ड्रोन्स के साथ में ऐसा नहीं है। ये अपने फ्लाइट पाथ को खुद फॉलो कर सकते हैं और ये ऑब्स्टिकल्स को भी डिटेक्ट करके उनसे बच सकते हैं। इस तरीके की फ्लाइट को ऑटोनोमस फ्लाइट कहा जाता है और इस सिस्टम को एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बना रही है। ये वेंचर समीर जोशी द्वारा लीड किया जा रहा है। स्क्वाड्रन लीडर समीर जोशी IAF के वेटरन हैं और आने वाले समय में ये बहुत सारी इम्प्रेसिव चीज करने वाले हैं, जिनमें से एक अल्फा S सीरीज के ड्रोन्स हैं। इस ड्रोन स्वार्म की शुरुआत 5 ड्रोन से हुई थी, बाद में इसको बढ़ाकर 30 किया गया और जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें 75 ड्रोन्स एक नेटवर्क में उड़ रहे थे। आने वाले समय में इस नेटवर्क को बढ़ाकर 1000 तक किया जाएगा और इमेजिन कीजिए एक टारगेट के ऊपर जब इस तरीके के 1000 ड्रोन होवर करते हुए आएंगे और एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अपने पेलोड को डिप्लॉय करेंगे तो ये कितना डेवास्टेटिंग अटैक हो सकता है। कई लोगों का कहना था कि इस तरीके के ड्रोन्स को बड़ी ही आसानी से एंटी एयरक्राफ्ट गन से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इस चीज को लेकर 2 बड़ी बातें हैं। पहली, इस तरीके के ड्रोन्स को रेडार पर पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और जब इनको पकड़ा जाता है तो ये टारगेट के काफी करीब आ चुके होते हैं। इनमें से कुछ ड्रोन कामाकाजी ड्रोन होते हैं, यानी कि ये खुद को टारगेट के ऊपर मार देते हैं जिससे टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक नॉर्मल एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए इस तरीके के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना आसान नहीं है और इस तरीके के ड्रोन्स के लिए एक अलग तरीके की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आती हैं जिसमें स्मार्ट एम्यूनेशन का प्रयोग किया जाता है। इन एम्यूनेशंस को प्रोग्राम किया जा सकता है और ये हवा में फ्रैगमेंट होके काफी बड़ा क्लाउड बना देती हैं जिसको ये ड्रोन्स पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होते हैं और ये इन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को काफी दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स उन गन्स की रेंज कैलकुलेट करते हैं और ये ड्रोन्स उनके पास ना जाते हुए अपने टारगेट तक पहुंचते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। भारतीय सेना ने जो ड्रोन्स डेमोन्स्ट्रेट किए थे, इनकी रेंज 50 किलोमीटर तक की है, यानी कि ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटरी में 50 किलोमीटर अंदर जाके एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं। वहीं आने वाले अल्फा सीरीज के ड्रोन्स 200 किलोमीटर अंदर तक जाकर एनिमी टेरिटरी में अटैक कर सकते हैं। यानी अभी लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर जो मुरीदके में है वो भारतीय सेना की रेंज में है और अल्फा S आ जाने के बाद में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो कि बहावलपुर में है वो भी भारतीय सेना की रेंज में होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब 1000 ड्रोन एक साथ किसी भी टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे तो वहां के एयर डिफेंस सिस्टम्स सैचुरेट हो जाएंगे और इस विंडो का प्रयोग करते हुए दूसरे वेपन्स भी इस टारगेट के ऊपर चलाए जा सकते हैं, जैसे कि क्रूज मिसाइल या प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन। और एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट होने के कारण इन सिस्टम्स के इंटरसेप्ट होने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एक मदरशिप से छोटे कामाकाजी ड्रोन्स डिप्लॉय करते हुए दिखाए गए थे और ये कैपेबिलिटी इन ड्रोन्स को और भी ज्यादा कैपेबल बना देती है। पहले यहाँ पर समझते हैं कि ये ड्रोन्स किस तरीके से काम करते हैं और फिर समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्पेक्ट को। ये सारे के सारे ड्रोन्स ऑटोनोमस हैं, यानी कि ये अपनी फ्लाइट खुद फॉलो कर सकते हैं।
और इनको ह्यूमन इंटरवेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये फ्लाइट में होते हैं तो ये आपस में भी बात करते रहते हैं। साथ ही इनके सेंसर्स भी इनको काफी ज्यादा डेटा प्रोवाइड करते हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर इन सभी इंफॉर्मेशन को यूज करके इस ड्रोन को काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड बनाते हैं, जिसके वजह से ऑनबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रोन्स को डिसीजन लेने में मदद करती है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक कॉलेज फंक्शन है जिसमें आप 5-6 दोस्त मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जब आप स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपको कोई नहीं बताता कि आपको क्या करना है, आप अपने स्टेप्स खुद करते हैं और इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस ऑपरेशन। वहीं पे मान लीजिए कि आप डांस करते करते गिर जाते हैं और इस चीज को देखते हुए आपके सारे दोस्त उसी चीज को रिपीट करते हैं, यानी कि वो भी गिर जाते हैं, जिससे पब्लिक को लगता है कि ये भी एक स्टेप था और इसको कहा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज स्क्रिप्ट में नहीं थी, सिचुएशन को देखते हुए उस चीज को किया गया। ये फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपके केस में तो आप इंटेलिजेंट ऑलरेडी हैं क्योंकि आप अल्फा डिफेंस फॉलो करते हैं, लेकिन मशीन के केस में ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऐड की जाती है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिस्टम को किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए तैयार करती है। शुरुआती सिस्टम्स में एक लीडर और फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन फॉलो की जाती थी, जिसमें सामने की ओर एक लीडर होता था जिसको फॉलोवर फॉलो करते थे। लेकिन इंडियन आर्मी के इस ड्रोन स्वार्म में ये लीडर और फॉलोवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सारे के सारे सिस्टम उतने ही इंटेलिजेंट हैं और सेंसर से मिल रहे डेटा के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है और उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कोई ड्रोन एंटी एयरक्राफ्ट गन या एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से न्यूट्रलाइज हो भी जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत प्रोबेबिलिटी और प्रायोरिटी को रिकैलकुलेट करती है और उसके हिसाब से आगे के मिशन को ऑर्केस्ट्रेट करती है, जिससे किसी भी सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरीके के सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा लिंक, यानी कि इनकी आपस में हो रही बातचीत का लिंक। ये बहुत जरूरी होता है कि ये सिस्टम एक काफी छोटे फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करें, लेकिन इतने सारे सिस्टम और हर ड्रोन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो ऐसी सिचुएशन में एक फाइन बैंडविड्थ मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है और इसी वजह से कम्युनिकेशन के लिए ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से काफी कम बैंडविड्थ में डेटा काफी स्पीड से ट्रांसफर किया जा सकता है और इसी वजह से ये ड्रोन्स काफी तेजी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हर एक ड्रोन के ऊपर एक मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों होते हैं। डेटा को भेजने से पहले इसको मल्टीप्लेक्स किया जाता है, यानी कि मिला दिया जाता है, और रिसीव करते समय इन सबको अलग अलग कर दिया जाता है, जो किया जाता है डीमल्टीप्लेक्सर की मदद से। OFDM के जनरेशन और ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर समझा जाए तो इस अप्रोच के कारण डेटा ट्रांसफर के लिए कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिस वजह से ये डेटा ट्रांसफर काफ़ी तेज़ी से होता है। और क्योंकि इस तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल कैरियर्स का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इस डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, यानी कि इसको हैक करना मुश्किल होता है। और इसी वजह से मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए ये सिस्टम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिस्टम बन जाता है। इन ड्रोन्स की एप्लीकेशन केवल अटैक रोल में लिमिटेड नहीं है। ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां पर इंसानों का पहुंचना या हेलीकॉप्टर्स का लैंड होना मुश्किल होता है, वहां पर छोटी सी छोटी चीज को पहुंचाने के लिए इस तरीके के ड्रोन्स का प्रयोग किया जा सकता है। ये 75 ड्रोन्स साथ में मिलकर 600 किलो का वजन उठाने में सक्षम हैं और इस तरीके के सिस्टम्स जरूरत के हिसाब से अपने टारगेट को तो न्यूट्रलाइज कर ही सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल सप्लाईज, स्पेयर सप्लाईज और रिकॉनेसेंस एंड सर्विलेंस। अटैक में भी ये कई तरीके के अटैक्स कर सकते हैं और जितना स्मार्ट एम्यूनेशन बनाया जा सकता है, ये ड्रोन उतने स्मार्ट हो जाएंगे। ओवरऑल ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है और इस तरीके की टेक्नोलॉजी में भारतीय सेना को अब इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से मॉडर्न डे वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस स्पीड से भारतीय सेना को अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। वैसे थैंकफुली हर चीज उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और भारतीय सेना काफी प्रोएक्टिव तरीके से इस सेगमेंट में काम कर रही है। कई लोगों का कहना था कि ये क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर ऐसे छोटे ड्रोन्स क्या कर सकते हैं।
यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बड़े ड्रोन्स जैसे कि ग्लोबल हॉक जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, उनकी अलग एप्लीकेशन है। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन्स की अलग इंपॉर्टेंस है। वहीं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म ड्रोन्स की अलग इंपॉर्टेंस है। छोटे टैक्टिकल ड्रोन्स जैसे कि रुस्तम 1 या बायरक्टर, इनकी अलग एप्लीकेशंस हैं। स्टेल्थ यूसीएवीज की अलग इंपॉर्टेंस है। विंगमैन ड्रोन्स की अलग इंपॉर्टेंस है और फिक्स ड्रोन स्वार्म्स की अलग इंपॉर्टेंस है। इन सभी सिस्टम्स को आप एक बॉश की टूल किट समझ सकते हैं और हर एप्लीकेशन का सॉल्यूशन एक हैमर नहीं होता है। कई जगहों पर आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है और कल जो इंडियन आर्मी ने ये स्क्रू ड्राइवर डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसके बाद मुरीदके में एक दाढ़ी वाले आदमी को नींद नहीं आई होगी। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।